बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, इनके भक्तों का कहना है कि ये लोगों की मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। लेकिन आज से लगभग 2 महीने पहले नागपुर में हो रहे इनके कथा के दौरान महाराष्ट्र के एक संगठन ने इन पे आरोप लगाया था कि ये जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वो सच में इतने ही चमत्कारी हैं तो समिति के सामने आकर चमत्कार करके दिखाए। अगर वो ऐसा कर पाए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया। वो 2 दिन बाद ही नागपुर से भाग निकले। आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा, क्यों लगे इनके ऊपर आरोप, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर बागेश्वर सरकार बनने तक का सफर। बागेश्वर धाम का मंदिर और स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर सरकार के गुरुजी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम का ये मंदिर बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि छतरपुर के गढ़ा गांव में पहाड़ी पर शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित थी और पास ही में गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। उस वक्त तक कुछ लोग वहां पर जादू टोना भी किया करते थे, लेकिन तब तक वहां पर ये सब छोटे लेवल तक ही किया जाता था। कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी शंकर जी के पास ही बालाजी की मूर्ति स्थापित करवाई और तब धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को दादा गुरु कहा गया था। तब से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के परिवार का संबंध उस जगह से बना है, जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु जी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती किया करते थे और साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म हुआ। माना जाता है 12वीं के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री गढ़ा में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में सबसे उन्होंने कहा था कि उनका एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, सब लोग वहां का दर्शन करें और चमत्कार देखें। धीरेन्द्र शास्त्री जी का दावा था कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उस वक्त तो उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया से जोड़ा और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को कोई प्रचार की जरूरत पड़ी ही नहीं और कुछ समय बाद टीवी पर चलने वाले धार्मिक चैनल्स ने भी उनका प्रसारण किया था। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी बन गए थे। धीरे धीरे लोग उनके गढ़ा में मौजूद उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लगे। अर्जी लगाने का प्रोसेस, बागेश्वर धाम में लोग अर्जी लगाने के लिए पहले नारियल को बांधते हैं और फिर बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। इस दौरान दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले को पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। टोकन जमा होने के बाद जिस दिन दिव्य दरबार होने वाला होता है उस दिन की जानकारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अर्जी लगाने वाले लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। तब दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा लोगों के मन में उठने वाले सवालों को और उनकी समस्याओं को बिना बताए एक पर्चे में लिख दिया जाता है। उनकी यही एक सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है और आज उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि जो पहाड़ी के नीचे पंचायत भवन था अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास के जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। आज इस मंदिर में भक्तों का दर्शन एक बिजनेस बन गया है। विश्वास के चलते रोज यहाँ हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बागेश्वर धाम की पहचान मिली है वैसे वैसे इनके पसंद करने वाले संख्या के साथ साथ इनको नापसंद करने वाले की भी संख्या बढ़ी है। इन दिनों तो बागेश्वर सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बागेश्वर सरकार का नागपुर का विवाद, दरअसल नागपुर के रेशम बाग मैदान में रामचरितमानस चर्चा का आयोजन हुआ था और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी दरबार लगने वाला था। नागपुर में इस कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी, जो कि 13 जनवरी तक चलने वाली थी। लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को इस कथा को पूर्ण विराम कर दिया गया था।
दरअसल इसी बीच महाराष्ट्र के एक अंधश्रद्धा और उन्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी कि वहां पर चमत्कार करके दिखाए और समिति वालों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए। जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, तो ऐसे में हम सब के बारे में जाने और हम सब का सच बताएं। अगर उनके बारे में वो सच बता देते हैं तो उन्हें गिफ्ट के रूप पर 30 लाख रुपए देंगे। ऐसे में उन पर आरोप लगा कि जहां पर वो 13 जनवरी तक नागपुर में रुकने वाले थे, तो वो चुनौती के चलते 11 जनवरी को ही वहां से निकल गए। उन पर आरोप लगाए गए थे कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं और जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई थी और धमकी दी थी कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ कानून है जिसे महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट कहा जाता है, जो कि 2013 में बना था। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना था कि उनको तो कोई ऐसी चुनौती मिली ही नहीं थी और तब से लेकर आज तक बाबा बागेश्वर सरकार पर ऐसे कई आरोप लगाए जाते रहे हैं। जहां लोग इन्हें पूजनीय मानकर इनके चमत्कार को मानता है, तो वहीं कुछ लोग इन्हें फ्रॉड और कुछ इन्हें साइकोलॉजी का ट्रिक भी कहते हैं। नागपुर विवाद को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुताबिक भारत में तो हर किसी के लिए सबूत मांगा जाता है, क्या हनुमान जी की भक्ति अंधविश्वास है? वहीं जहां एक तरफ माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर को डर की वजह से छोड़कर चले गए थे, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुताबिक वहां पर उन्होंने 7 दिन तक की कथा की थी और इस दौरान उन्होंने 2 दिन दरबार भी लगाए थे। वो कहीं से भागकर नहीं आए थे। शास्त्री जी का कहना है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुताबिक ये सभी आरोप उन पर नागपुर से निकल जाने के बाद लगे हैं। वो इन विवाद को खत्म करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम तक आने का किराया देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं दोस्तों, अगर बाबा पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं और उनके प्रवचन अगर सही में अंधविश्वास फैलाने के दायरे में आए, तो आईपीसी धारा 416 के तहत बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही बाबा पर 508 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान या इष्ट देव की नाराजगी से किसी का कुछ हो जाएगा, तो ये बुरा वक्त है। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर जो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक बाबा बागेश्वर से कई सारे परीक्षाएं लिए जा चुके हैं, जिनमें बाबा बागेश्वर ने अपना विजय पताका फहराया है। मतलब उन्होंने ऐसे कई सारे पत्रकार का उनकी मन की बात बताकर उनके मुंह बंद कर दी है। और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि जो भी लोग अपने मन की इच्छा जानने के लिए बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं, उनके मन की बात बताकर अब तक बाबा बागेश्वर सरकार ने अपना चमत्कार दिखाते आए हैं। पर आपको क्या लगता है, इस सच में बाबा बागेश्वर सरकार कोई चमत्कार करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी सिद्धियां, या फिर कोई ऐसा जादू टोना, या फिर कहें तो ऐसा कोई साइकोलॉजी ट्रिक है जिससे वो अब तक ऐसा चमत्कार कर पा रहे हैं? पर 1-2 लोगों को तो बुद्धू बनाया जा सकता है, पर इनके भक्तों की संख्या लाखों में है। अब इतने सारे लोगों को अंधविश्वास के इस काले गड्ढे में एक साथ तो धकेला कभी नहीं जा सकता। यानी कुछ न कुछ तो है बाबा बागेश्वर सरकार के पास, जिससे वो अब तक ऐसी चमत्कार कर पा रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो में आपको बाबा बागेश्वर के बारे में कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे फिर ऐसे किसी अमेजिंग और मजेदार वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।